मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, यह विषय लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विषय है और यह हर नागरिक से जुड़ा हुआ है, जिसे हम सिटीजन चार्टर के नाम से जानते हैं। आज के इस व्याख्यान में मैं सिटीजन चार्टर क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आज इन पर मैं बात करूंगी। सिटीजन चार्टर का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह है कि यह एक ऐसा यंत्र है जो संगठन में पारदर्शिता, उसमें उत्तरदायित्व और उसी के साथ साथ जो लक्ष्य होते हैं, किस प्रकार से जो सर्विस डिलीवरी है उसको नागरिकों तक पहुंचाया जाता है, उस पर यह बल देता है। सिटीजन चार्टर एक प्रकार से संगठन की उन वचनबद्धताओं का भी एक समूह है जो वह सर्विस प्रदाता के रूप में अपने नागरिकों से वो प्रॉमिस करता है कि किस प्रकार से वह अपनी जो सेवाएं हैं वह नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो सिटीजन चार्टर यह नागरिकों को सशक्त करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से नागरिक सशक्त होते हैं और वह जो उनको सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकार के द्वारा या अन्य संगठनों के माध्यम से, उनके बारे में वह जागरूक होकर और बेहतर से बेहतर सेवा प्राप्त करने का प्रयास या प्राप्त कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर कि अगर हम इसके विकास की बात कहें कि इसका उद्देश्य क्या था, कि क्यों ये अस्तित्व में आया, कि क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई, इसको देखने के लिए हमें 20वीं सदी के अंतिम दशक की तरफ हम कहीं अवलोकन करना होगा, क्योंकि ये जो दशक है यह वो दशक है जहां पर कि यूके में प्रथम बार इसका आरंभ किया गया था और इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको भी समझ लेना आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो 1990 का दशक है यह वो दशक है जहां पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जिसको एफिशिएंसी पर बात करता है, इकोनॉमी पर बात करता है, इफेक्टिवनेस पर बात करता है। यह वो भी दौर है जहां पर ग्लोबलाइजेशन का दौर है और जहां पर बाजार आधारित व्यवस्था एक दूसरी या हम कहें बहुत ही मुखर रूप से उभर कर सामने आ रही है, जहां पर सर्विस प्रदाता है और सर्विस रिसीवर है और जो सिटीजन है वह एक यूजर के साथ साथ एक कंज्यूमर के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। तो एक ये समय है और दूसरा इसके साथ साथ है कि जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अंतरराष्ट्रीय फलक पर उभर कर सामने आया है वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये वह कॉन्सेप्ट है जो बात करता है शासन में ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, रेस्पॉन्सिवनेस की, सिटीजन फ्रेंडली की, सिटीजन पार्टिसिपेशन की। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये बहुत कुछ हद तक सिटीजन चार्टर के माध्यम से लोगों को हम कहें उपलब्ध कराई जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। तो ये जो दशक है ये इसके माध्यम से जो उपभोक्ता है, जो यूजर है, उसे किस प्रकार से बेहतर सर्विस उपलब्ध कराई जाए, प्रदान की जाए, इस पर बल दिया जा रहा था। क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यद्यपि अगर हम कहें तो 19वीं शताब्दी से ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शुरू हो चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विशेषकर जो नवोदित राष्ट्र थे उनमें यह एक नया स्वरूप ले रही थी और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर बल दिया जा रहा था। वहीं पर जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर के द्वारा जो एक नई अवधारणा को आरंभ किया गया था, रोलिंग बैक था, कि जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो वेलफेयर
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इसके स्थान पर अब एक ऐसी हम कहें व्यवस्था की आवश्यकता है जहां पर राज्य के द्वारा जो उसके कार्य हैं उनको सीमित किया जाए और उसके स्थान पर एक बाजार आधारित ओपन व्यवस्था लाई जाए जिसमें कि राज्य के कार्य और प्रशासनिक कार्य सीमित हो। क्योंकि बहुत सारी जटिलताएं, प्रशासन की जटिलताएं सामने आने लगी थी और प्रशासन उन जटिलताओं के परिणाम स्वरूप जिन चुनौतियों का सामना कर रहा था उन्हें किस प्रकार से दूर किया जाए, उनका समाधान किया जाए, कौन कौन से राज्य के जो कार्य हैं उन्हें सीमित किया जाए और इस तरीके की एक ओपन व्यवस्था, खुली व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाए। तो अब ये जो व्यवस्था होगी इसमें जो यूजर होगा उसको किस प्रकार से जो सर्विस है, जो गवर्नमेंट सर्विस की डिलीवरी है वो किस प्रकार से की जाए, इस पर बल दिया जाने लगा था। और इसी का परिणाम था कि प्रशासन में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उसका उत्तरदायित्व है, सिटीजन फ्रेंडली है, उसको बनाने के लिए या उनको जो सर्विस डिलीवरी है उनमें उनको समावेश करने के लिए ही सिटीजन चार्टर की आवश्यकता को महसूस किया गया था। ये जो सिटीजन चार्टर की आवश्यकता थी इसका उद्देश्य था कि जिस प्रकार से जो परिदृश्य बदल रहा है, प्रशासन में जो अब नई नई आवश्यकताओं को महसूस किया जा रहा है, तो उन आवश्यकताओं को देखते हुए जो सिटीजन हैं उनके लिए जो सर्विस उपलब्ध कराई जाए, उन जो सर्विस का उद्देश्य है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जहां पर जो चीजें हैं, जो सर्विस है वो बेहतर से बेहतर तरीके से किन माध्यमों से उपलब्ध कराई जाए। तो इसीलिए यूके में प्रथम बार 6 सिद्धांतों के ऊपर बल दिया गया। सिटीजन चार्टर की जो 6 सिद्धांत हैं उन पर प्रमुख रूप से बल दिया गया, जिसमें बात की गई कि क्वालिटी की, कि क्वालिटी हो, जो सर्विस दी जाए उनमें गुणवत्ता हो और उस गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए, इस पर बल दिया गया। जो चॉइस है, यूजर को चॉइस उपलब्ध होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस के आधार पर जो सर्विस उसे प्रदान की जा रही है वह उनका चयन कर सके। स्टैंडर्ड होने चाहिए, सेट स्टैंडर्ड होने चाहिए, मानक होने चाहिए और उन मानकों का प्रयोग करते हुए ही जो सिटीजन चार्टर के माध्यम से सर्विस उपलब्ध कराई जाए। जो वैल्यू है उन मूल्यों पर बल दिया जाए कि जो वैल्यू है जो उपलब्ध कराई जा रही है उसका किस तरीके से उनमें सुधार लाया जाए, जो टैक्स पेयर की मनी है उसका किस प्रकार से जो है सदुपयोग किया जाए, तो इस बात पर बल दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ की जो शासन व्यवस्था है उसमें जो अकाउंटेबिलिटी है उस अकाउंटेबिलिटी को किस प्रकार से लाया जाए, क्योंकि अर्थात ये जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है, ये सुनिश्चित होनी चाहिए कि अर्थात एक कार्य यूजर को, अगर उपभोक्ता को ये सर्विस उपलब्ध कराई जाती है कि उसे 4 दिन में उसके लिए ये उसको जो सुविधा मिलनी है वो मिल जाएगी, तो अगर वो 4 दिन में नहीं होती है तो उसके लिए किस प्रकार का उत्तरदायित्व उस संगठन के द्वारा निर्वाहित किया जाएगा, इस पर बल दिया जाने लगेगा। ट्रांसपेरेंसी हो, जो सर्विसेज है उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता हो, जो यूजर है वो उसके माध्यम से जान सके कि कौन कौन सी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं और हर किसी के लिए वो उपलब्ध होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें फिर परिवर्तन किया गया और इसके बाद में इसमें कुछ और चीजों को भी जोड़ा गया और इन सिद्धांतों को 9 सिद्धांतों के रूप में हम कहें बनाया गया कि जो इन 9 सिद्धांतों के ऊपर जब बल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो कार्य किया जाएगा या जो उद्देश्य सिटीजन चार्टर के माध्यम से रखे जाएंगे वो इसमें महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और ये जो 9 सिद्धांत रखे गए थे ये 1998 में जो 9 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी के हैं ये यूके में निर्धारित किए गए थे और इनके माध्यम से सिटीजन चार्टर को अपनाने पर बल दिया गया था। ये जो सिटीजन चार्टर की यूके से जो आरंभ हुआ था इसे धीरे धीरे फिर दूसरे देशों में भी अपनाया जाने लगा था, अर्थात कि जो दूसरे देश थे जिनमें अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया है, इसी के साथ साथ कनाडा है, फ्रांस है और इंडिया, जमाइका, मलेशिया, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने इस सिटीजन चार्टर को अपनी व्यवस्था में अपनाया था।
यद्यपि इन देशों के द्वारा जो इसे अपनाया गया था उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किए गए थे। भारत में जहां पर इसका नाम सिटीजन चार्टर के रूप में रखा गया था, तो दूसरे देशों में इसको भिन्न भिन्न नाम से अपनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में सर्विस चार्टर के नाम से अपनाया गया था जो 1997 में है। बेल्जियम में पब्लिक सर्विस यूजर के नाम से है, 1992 में है। और कनाडा में सर्विस स्टैंडर्ड इनिशिएटिव है, 1995 में अपनाया गया इसी को। वहीं पर फ्रांस में 1992 में, इंडिया में 1997 में, और मलेशिया में क्लाइंट चार्टर के नाम से इसको 1993 में अपनाया गया था। और पुर्तगाल में द क्वालिटी चार्टर इन पब्लिक सर्विस 1993, स्पेन में इसे द क्वालिटी ऑब्जर्वेटरी 1992 में अपनाया गया था। अर्थात देशों के द्वारा जब इसको अपनाया गया तो उनके भिन्न भिन्न नाम उसको दिए गए थे, लेकिन जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि किस तरीके से क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाया जाए, किस तरीके से जो स्टैंडर्ड है वो बनाकर रखे जाए, जो कंज्यूमर हैं उनको सर्विस अवेलेबल कराई जाए, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को किस प्रकार से इंश्योर किया जाए, इसके लिए इस पर बल दिया गया था। देशों में इसको जहां पर अपनाया जा रहा था वहां पर ये भी एक चैलेंज बना हुआ स्पष्ट रूप से सामने आ रहा था कि किस प्रकार से जो ये सर्विस है उन सर्विस को जो चार्टर के गोल्स हैं उन्हें लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे इस बारे में तो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों को तक पहुंचाने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस बात पर बल दिया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए। जो कंटेंट इन सिटीजन चार्टर में रखा जाए तो वो कंटेंट भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक यूजर के लिए, कंज्यूमर के तहत हम एक बैंक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक में एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड में सारी चीजें बहुत स्पष्ट लिखी होती हैं, जैसे कौन कौन से इंटरेस्ट है, कितना कितना इंटरेस्ट है, किस किस प्रकार के जमा करने पर इंटरेस्ट है, कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को, किस जो बाकी वहाँ पर सुविधाएं हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसी में अगर कोई परेशानी है तो उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ होता है कि उस पर हम कैसे बात कर लें। एक हम देखते हैं कि उसमें शिकायत पेटिका का भी की तरफ भी इंगित किया हुआ होता है कि उस शिकायत पेटिका में अगर हमारी कोई शिकायत है तो हम कैसे दर्ज कराएं। तो अर्थात इसका अर्थ है कि जो ये चीजें हैं ये और भी संगठनों में किस प्रकार से अपनाए जाएं जिससे कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जिसके माध्यम से उसे प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। तो इन संदर्भों में सिटीजन चार्टर का जो विकास है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जहां ग्रेट ब्रिटेन से आरंभ हुआ है, धीरे धीरे वह अन्य देशों में भी अपनाया गया है। और अगर हम कहें तो बहुत सफलतापूर्वक यह सिटीजन चार्टर को जहां संगठनों के द्वारा अपनाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, वहीं नागरिक भी जो इसके यूजर्स हैं वो भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से यह आज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी सफलताएं भी सुनिश्चित हो रही हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।